हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय @NRM वाला चैनल। और दोस्तों, आज हम क्लासरूम सेशन ट्रेनिंग के डेट 23 में आज हैं। और कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि कितने तरीके के जो हैं व्यूज होते हैं, टॉप व्यूज, साइड व्यूज और क्रॉस सेक्शनल व्यूज। इसके अलावा जो है कल का जो है ये आपको सारे कंपोनेंट्स समझ में आए होंगे। और ये कंपोनेंट्स जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हर एक कंपोनेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर कोई कंपोनेंट्स मान लीजिए छूट जाता है बनाने में स्ट्रक्चर के, तो स्ट्रक्चर को क्या नुकसान हो सकते हैं, ये आज के वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर के कंपोनेंट है और हम यहाँ पे उसके इंपॉर्टेंस समझेंगे। तो ये तो आपको समझ में आया होगा लास्ट वीडियो में कि टॉप व्यूज, साइड व्यूज में क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों कि सबसे पहले जो स्ट्रक्चर का मेन कंपोनेंट्स है वो है आपका स्ट्रक्चर का बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल बनाते समय, यानी सब स्ट्रक्चर में आप बनाएं या सुपर स्ट्रक्चर में आप जब बनाएं, तो बॉडी वॉल का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और इसको किस हद तक जो है या कहां तक इसको बनाया जाना चाहिए। कई लोगों का सवाल होता है कि स्ट्रक्चर का जो बॉडी वॉल का डेप्थ हम कैसे डिसाइड करेंगे, और अगर मान लीजिए कि हम एग्जावेशन करते हैं तो क्या वो कितनी डेप्थ तक जो है इसको खुदाई करना चाहिए और वहां से बॉडी वॉल का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि जब भी आप कोई स्ट्रक्चर प्रपोज करते हैं तो सबसे पहले जो है हम लोग एस्टिमेशन का काम करते हैं। और आपको एस्टिमेशन बनाने से पहले जो है आपको ट्रायल पिट एग्जामिनेशन करना चाहिए, चाहे वो आप कोई से भी मेथड में करें, ट्राइंगल मेथड में करें या सर्कुलर मेथड में करें या रेक्टेंगुलर ट्रायल पिट करें। और इस ट्रायल पिट को जो है 1/1 मीटर के आसपास जो है आपको रखना चाहिए, एटलीस्ट 1/1 मीटर। अगर ये 1 मीटर में आपका हार्ड स्ट्रैटा आ जाता है तो आप जो है इसको जो है स्टॉप कर सकते हैं और वहां से 1 मीटर के हिसाब से आप लोग जो है उसका एस्टिमेशन तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आसपास के कुएं हैं जो 30-40 मीटर 50 मीटर के आसपास है, तो यू कैन विजिट ऑफ द डग वेल्स एंड यू कैन फाइंड आउट दैट व्हाट इज द जियोलॉजिकल स्ट्रेटा। सो अभी अगर 1 मीटर में हमारा हार्ड स्ट्रेटा नहीं आता है तो यू नीड टू एक्सकेवेट द मोर देन टू 1 मीटर। हो सकता है कि आप 1 मीटर 1.5 मीटर तक जाएंगे और फिर जो है आपको हार्ड स्ट्रैटा मिले। तो इससे ये हो सकता है कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो किस डेप्थ तक आप बनाने वाले हैं वो आपको पता चलेगा। हाँ, बट ज्यादा डेप्थ तक ना जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 मीटर का जो है आप सुपर स्ट्रक्चर बना रहे हैं और आप 3 मीटर का जो है फाउंडेशन बना रहे हैं, तो ये टोटली आपका साइट सिलेक्शन गलत है। आपको क्या करना होगा दोस्तों, ट्रायल पिट के माध्यम से जाना होगा। हो सकता है आप 1 मीटर का बना रहे तो आप यू कैन गो अराउंड द 1.2 मीटर्स 1.3 मीटर्स डेप्थ, मोर देन 1.5 मीटर्स इट इज इनफ। बाकी आपको नहीं जाना चाहिए आगे। ओके, तो ये बॉडी वॉल में हम लोगों को सबसे पहले मेन कंपोनेंट्स में ये ध्यान रखना होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम साइड वॉल ये बोल रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यू, तो ये जो है जमीन के ऊपर है, जीएल लेवल से ऊपर है, बट जीएल लेवल के नीचे भी ये स्ट्रक्चर होगा। मान लीजिए कि ये जो है आपके जीएल लेवल से नीचे का है। जीएल लेवल मतलब ग्राउंड लेवल, राइट। तो ये ग्राउंड लेवल से नीचे का स्ट्रक्चर है, ये भी आपके ग्राउंड लेवल से नीचे का स्ट्रक्चर है। तो लोगों का सवाल ये भी आता है कि टो वॉल का सर कितने डेप्थ तक हमें बनाना चाहिए, ये कितना डेप्थ तक हमें बनाना चाहिए। इसके अलावा जो है एक्सटेंशन वॉल और आपका साइड वॉल्स किस डेप्थ तक बनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये मान लीजिए आपका हार्ड स्ट्रैटा है, तो अनटिल अनलेस जब तक हार्ड स्ट्रैटा आपको ना मिले, है ना, तब तक आपको सारे कंपोनेंट्स, केवल टो वॉल के कंपोनेंट्स को आप आधा रख सकते हैं। बट अगर आपके पास में इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास एस्टिमेशन के लिए बजट है, तो यू नीड टू गो एटलीस्ट इक्वल टू द डेप्थ ऑफ हेड वॉल्स। आपको उसकी डेप्थ के बराबर जाना चाहिए। ये जो आपका टो वॉल है, टो वॉल का कहां तक कितना डेप्थ होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आप 1 मीटर, अगर आप डेप्थ का 1 मीटर बना रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 1 मीटर डेप्थ का जो है
टो वाल भी ले जाना चाहिए। अगर आपके पास बजट का प्रॉब्लम है तो यू कैन गो अराउंड दी 0.6 मीटर, ओके। और ये जो है 0.6 0.8 मीटर तक आप जाएं, नो इश्यू। बट ये जैसे मान लीजिए कि आपका एप्रोन है, एप्रोन का ये फाउंडेशन है, तो ये आपको कितना जाना चाहिए, तो आपको एटलीस्ट 45 सेंटीमीटर आपको बनाना चाहिए, 45-40 सेंटीमीटर तक डेप्थ में जाना चाहिए। और ये जो है पार्ट आपका 30 सेंटीमीटर डाउन में होगा। तो ये जो है स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सावधानियां रखना होगा, और एक्सटेंशन वॉल को बॉडी वॉल के बराबर ही ले जाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि आपका वाटर जो है सीपेज यहाँ से नहीं हो रहा है, बट यहाँ से वाटर सीपेज होके वो फिर यहाँ से अपना रास्ता बना लेता है। तो ये एक मेजर रिस्क होता है। कई लोग बोलते हैं अरे हमने तो मेन वॉल को जो है पूरा इस हार्ड स्टार्ट तक ले गए। अरे भाई आप मेन वॉल को ले गए बट आप एक्सटेंशन वॉल को ले गए क्या? तो वो एक सवाल होता है कि एक्सटेंशन वॉल को आप नहीं बना रहे तो आपका पानी जो है, ये मान के चलिए कि जो ड्रेनेज वाटर है वो बाहर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर आपका खड़ा रहेगा बट जो है लीकेजेस पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम लोग जो है हर एक कंपोनेंट, तो बॉडी वॉल इज मस्ट है ना, बिना बॉडी वॉल के तो स्ट्रक्चर होगा ही नहीं। पर लोगों को लगता है कि बॉडी वॉल बना दिया तो एप्रोन बनाने की जरूरत नहीं है, एप्रोन बना दिया तो टो वॉल बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है भाई। अगर आप मान लीजिए कि बॉडी वॉल बना दिए और बिना एप्रोन के आपने स्ट्रक्चर बना दिया, तो इसमें चांसेस होंगे एप्रोन ना होने पे जो है ये पानी जो है, ये पानी जब फ्लड होगा, या मान लीजिए कि आप जो है फ्री बोट छोड़ते हैं, फ्री बोट इसलिए छोड़ते हैं कि जब एक्सेस वाटर होता है बारिश के समय में तो वो स्ट्रक्चर से आके यहाँ पर गिरता है। और यहाँ पर अगर गिरेगा स्ट्रक्चर के ऊपर पानी तो क्या होगा, ये क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा साफ करके मैं आपको क्लियर समझाता हूं। मान लीजिए कि आपका ये स्ट्रक्चर है, राइट। अभी क्या हुआ, यहाँ पर आपने मिट्टी है, यहाँ पे आपने चलो टो वॉल बना दिया, राइट। अब क्या होगा कि यहाँ से जब पानी आया तो एक्सेस वाटर ऐसा गिरेगा, और ये जब गिरता है पानी तो यहाँ पर क्या होगा, गड्ढा कर देगा। मतलब ये मिट्टी जो है निकल के बाहर हो जाएगी। अब ये गड्ढा हुआ तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये पानी एक दिन ऐसा होगा कि इसको ऐसे 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 जो है टकराने लगेगा, ठीक है। और जब ऐसा टकराने लगा तो ये क्या हुआ, ये गड्ढा करना मतलब स्काउरिंग हुआ, राइट। स्काउरिंग तो हुआ बट ये जो हुआ वो ओवर टर्निंग के चांसेस ज्यादा होंगे। और ओवर टर्निंग आपका यानी कि ये स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे 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 मान लीजिए ऐसे स्ट्रक्चर आपका घूम जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक, ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, मतलब आपका स्ट्रक्चर टोटली जो है ओवर टर्न हो जाएगा। तो इसलिए जो है हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें दिख नहीं रहा है, एक मिनट में आपको यहां बताता हूं। ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ओवर टर्न हो जाएगा, मतलब ये टेढ़ा हो जाएगा। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये स्लाइड हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर यहां से खिसक के यहां पर आ जाएगा। मतलब ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर ऐसा खिसक के यहां आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग। और जैसे ही एक बार स्लाइडिंग हुआ, स्ट्रक्चर ने अपना जगह छोड़ा, तो लीकेजेस के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो इसलिए जो एप्रोन मस्ट है। हम बात करते हैं, जब पूछते हैं लोगों से कि एप्रोन क्यों जरूरी है, तो उसका कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं आपको बड़ी आसान भाषा में और बड़े सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि एप्रोन क्यों जरूरी है। तो ये क्या करता है कि स्काउरिंग और ओवर टर्निंग और स्लाइडिंग, ये सारे फेल्योर से बचने के लिए जो है ये हमारा एप्रोन जो है काम करता है। अब एप्रोन, चलो एप्रोन बना दिया आपने, बट अभी आप मान लीजिए कि टो वॉल नहीं बना रहे, राइट। आपने एप्रोन बना दिया बट ये टो वॉल नहीं बनाया। अब क्या होगा, तो भी चांसेस हैं स्ट्रक्चर के फेलियर होने के। क्यों? क्योंकि ये टो वॉल हम इसलिए बनाते हैं कि ये जो है यहाँ पर जो है वाटर स्टोरेज करके रखता है, ठीक है। और वाटर स्टोरेज करके रखता है तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है ग्रेविटी जीरो हो जाती है। अब ग्रेविटी जीरो हुई है तो इसका मतलब क्या है, ओवरफ्लो जब वाटर होता है तो ये वाटर जो है इस पानी पर गिरता है,
पानी पर गिरता है तो आपका जो एप्रोन है, जिसको हम लोग 40 सेंटीमीटर गहराई का बनाए, इधर 2 मीटर का बनाए हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला आपका एप्रोन जो है ये टूटेगा नहीं। अगर आपने टो वाल नहीं बनाया है तो आपका एप्रोन टूट जाएगा, और अगर टो वाल बनाया है, यहाँ पानी भरा रहेगा, यहाँ ग्रेविटी जीरो होगी, तो जो पानी गिरता है ऊपर से उसका प्रेशर नहीं लगेगा, और उसकी वजह से जो है आपका एप्रोन मजबूत रहेगा। तो क्या हुआ कि टोवाल इसलिए बनाया जाता है कि एप्रोन को जो है मजबूती प्रदान की जा सकती है, इसलिए जो है हम लोग टोवाल बनाते हैं। तो बिना एप्रोन के स्ट्रक्चर फेल हो सकता है, तो बिना टोवाल के भी स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम लोग ये एप्रोन और टोवाल बनाते हैं, राइट। एक्सटेंशन वॉल क्यों बनाते हैं? लोगों को लगता है कि पानी तो जो है, पानी कितने कहां तक रुकने वाला है? अरे पानी तो भाई जहां पर आपका ये मान के चलिए कि इधर है तो यहीं पर जो है, मतलब इस अप स्ट्रीम के साइड में जहां मेन वॉल है, मेन वॉल में ही आपका यहाँ पर जो है ये पानी रुकने वाला है, राइट। तो पानी तो यहाँ रुकने वाला है, लोग क्यों एक्सटेंशन बनाते होंगे? तो दोस्तों बिना एक्सटेंशन का ये समझिए कि आपका शरीर तो है पर आपके कंधे नहीं है, और आपके कंधे नहीं है तो आपके शरीर की क्या हालत होगी आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। आप बिना कंधों के कोई वजन नहीं उठा सकते हैं। आप बिना कंधों के, यानी कि आपको अगर हवा में खड़ा कर दिया जाए बिना कोई सपोर्ट के, राइट, तो आपका शरीर हिलेगा डुलेगा, राइट ना। पर आप किसी चीज को ऐसे पकड़ के ना, ऐसे अगर आपको रखा जाए, फिर आप कितना भी हवा आता रहे, आपके हैंड्स जो हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसको जो है स्ट्रांग बनाएंगे। तो इसलिए जो है एक्सटेंशन, इट मींस दैट कि हमारे हैंड्स हैं, वो क्या है, हैंड्स है, शोल्डर्स हैं, ठीक है। तो ये जिस तरीके से रोड में अगर शोल्डर नहीं होगा तो रोड खत्म हो जाएगा, इसी तरीके से चेक डैम में भी अगर नहीं होगा एक्सटेंशन। और दूसरा ये कि यहाँ तो पानी रुकेगा बट यहाँ से लीकेज होने के चांसेस होंगे, इसलिए जो है, क्योंकि जो साइड से पानी निकलने के से बचने के लिए हम लोग जो है एक्सटेंशन वॉल बनाते हैं। मेन वॉल को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो आप स्टील लगाते हैं, स्टील इस तरीके से लगाते हैं ना, एक्सटेंशन वॉल मेन वॉल को जो है कनेक्ट करते हुए, तो ये शोल्डर्स हो गया। अब साइड वॉल क्यों बनाते हैं? अब साइड वॉल, बात तो सही है, साइड वॉल क्यों बनाते हैं? तो दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए ये जैसे स्ट्रक्चर है और आपका इधर भी लैंड है, मान लीजिए कि किसी का खेत है, अभी यहाँ पर हो सकता है टाइप ऑफ सॉइल अलग अलग हो सकती है, तो ये जो है कभी कभी सॉइल जो है फूलती भी है ना, फूलती भी है, तो हम यहाँ पर वी फोल लगाते हैं ताकि पानी यहाँ से निकल जाए और ये साइड जो है नुकसान ना पहुंचाए इसलिए। तो क्या होगा कि साइड वॉल जो है यहाँ की मिट्टी को नीचे ना गिरने दे, राइट, मिट्टी को नीचे ना गिरने दे। अगर साइड वॉल नहीं बनाएंगे अप स्ट्रीम साइड में तो ये इसको खोदेगा, पानी आएगा तो इसको नुकसान पहुंचाए, और ऐसा पानी जब ऐसा नुकसान पहुंचाने लगा, यहाँ से निकल के यहाँ आने लगा, तो आपका स्ट्रक्चर तो जगह पर ही रहेगा बट पानी फिर इधर से निकल जाए। मतलब आपने जो पर्पस से बनाया है कि हम लोग वाटर हार्वेस्ट करेंगे, इरिगेशन एरिया बढ़ाएंगे, तो वो आप भूल जाइए, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रक्चर तो वहीं रहेगा, बाकी जो है वो चीजें आपका वाटर हार्वेस्टिंग और आपका जो पर्पस है फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर ये कंपोनेंट्स बनाते हैं। अब विंग वॉल क्यों बनाते हैं? विंग वॉल तो कभी कभी विंग वॉल हर जरूरी नहीं है, हर जगह जरूरी है, पर ये मान के चलिए अगर ऐसा नाला है तो यहाँ पर विंग वॉल की जरूरत नहीं है, बट नाला कभी कभी ऐसे होता है, राइट, ऐसा फैला फैला है ना, और स्ट्रक्चर आप ये बना रहे हैं ना, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है, ये तो साइड वॉल बना है, तो इसमें ऐसे मान लीजिए कि ऐसा नाला आया है, राइट, ऐसे आया है, तो यहाँ पर हमें विंग वॉल बनाना, क्योंकि नाले का जब पानी आता है तो ये यहाँ पर प्रेशर करता है और इसलिए जो है विंग वॉल इसको सपोर्ट करता है। तो ये दोस्तों सारे कंपोनेंट्स हैं चेक डैम के। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे चेक डैम्स के कंपोनेंट समझ आए, इंपोर्टेंस ऑफ ईच कंपोनेंट समझ में आया होगा। तो प्लीज आप मेरे डे 23 के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अगर आप सर्वे करेंगे, ये लोगों से पूछेंगे, तो जस्ट दे आस्क टू अस कि वो तो केवल ऐसे ही बनाए जाते हैं ताकि स्ट्रक्चर सुंदर दिखे, बट दिस इज नॉट गुड आंसर।
उसको क्यों बनाया जाता है, उसके ये कारण होते हैं। द बिहाइंड रीजन ऑफ दैट ईच components is important for the main wall and for the fulfill out the purpose of the check dams. So जय हिंद दोस्तों, बने रहिए मेरे आने वाले चैनल में। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।